अभी तक हमने क्या देखा कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। और 1757 में हम कहते हैं कि एंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड मुगल रूल है। एक सिग्निफिकेंट मार्क है। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि 1707 से 1712 तक कौन था। तो 1712 तक था बहादुर शाह। औरंगजेब के जाने के बाद बहादुर शाह आया, थोड़ा मोड़ा लड़ाई किया, लड़ाई करके फाइनली बहादुर शाह को बना दिया। 12 से 13 तक बहादुर शाह की हत्या होती है और यहां आता है जहांगीर शाह। 13 से 19 तक आता है फर्रुखशियार। और 19 से 48 तक रूल करता है मोहम्मद शाह। ठीक है। अच्छा, क्या देख रहे हैं हम कि 1658 से लेकर के और 1707 तक सिर्फ एक ही रूलर है, उसका नाम है औरंगजेब। और 1707 से 1719 के बीच में 4 रूलर चेंज हो जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये क्या सिर्फ इंडियंस को दिखा रहा है? नहीं, ये दिखा रहा है अफगान्स को भी, जो हम पर अटैक करते रहते हैं, लूटर्स हैं जो। या अफगान को दिखा रहा है, उधर चाइना को, सबको दिखा रहा है कि इंडिया कमजोर पड़ रहा है, उसका शासनकाल जो है वो शांत नहीं है। गवर्नमेंट बार बार गिर रही है, दूसरा गवर्नमेंट बन रहा है, मतलब एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इसका फायदा बाहर वाले पावर हमेशा उठाते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे, जब इंडियन रूलर्स जो थे, निजाम को ले लेंगे, बंगाल को ले लेंगे, जब भी एक वीक रूलर आता है तब बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अंदर वाले फायदा उठाते हैं, बाहर वाले भी उठाते हैं। हम क्या देख रहे हैं, 19 से 48 तक तो हम कहते हैं कि एक थोड़ा सा शासन अच्छा आया मोहम्मद शाह का, लेकिन उस दौरान भी हम मानते हैं कि स्टेबल नहीं है, डिक्लाइन चल ही रहा है। क्यों डिक्लाइन चल रहा है? क्योंकि 1739 में क्या होता है, नादिर शाह अटैक कर देता है दिल्ली को। अच्छा, नादिर शाह क्या है? अफगान इन्वेडर्स बोलते हैं इसे हम। अफगानिस्तान से आता है और दिल्ली तक अटैक करता है और कोहिनूर वगैरह लेके चला जाता है वो यहाँ से। इसमें से 2 कॉमन है, नादिर शाह और दूसरा है अहमद शाह अब्दाली। ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहते हैं 19 से 48 के बीच में। और इसलिए हम कहते हैं कि ये पीरियड भी डिक्लाइन ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब कोई बोल नहीं सकता था। जब तक औरंगजेब गद्दी बैठा हुआ था, कोई बोल नहीं सकता था कि उस पर अटैक कर दूं। और अब क्या हो रहा है, जहां पे किंग बैठा हुआ दिल्ली में, वहां भी अटैक कर दिया जा रहा है अफगान्स के द्वारा। और सारा प्रॉपर्टी छीन के जाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। साथ ही साथ मोहम्मद शाह का जब शासन चल रहा था, तभी ये लोग मराठा से संधि करते हैं। और मराठा को ये कहते हैं कि ठीक है मराठा, आप लोग आइए और हमारे एरिया से टैक्स कलेक्ट कीजिए। अभी अग्रीमेंट क्यों होता है वो समझो। मोहम्मद शाह ये बात समझ चुका है कि वो मराठा से अभी डील नहीं कर सकता, हार जाएगा। जो वो शासन कर रहा है अभी ना, वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहता है कि ठीक है, कुछ टेरिटरी आप ले लो और वहां से टैक्स कलेक्ट करो आप लोग, चौटर से देशमुखी, जिसे हम आगे समझेंगे। तो क्लियर साइन है कि एक औरंगजेब का टाइम था जब वो पूरा मराठा को, साम्राज्य को हरा चुका था और अप टिल साउथ पहुंच गया था अटैक करके। और एक मोहम्मद शाह का टाइम है जब मराठा से डील कर रहे हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा मोरा तुम टैक्स ले लो, ये एरिया से तुम टैक्स कलेक्ट कर लो, एक अग्रीमेंट कर रहे हैं डर से। ये क्लियर दिखा रहा है कितना कमजोर है ये शासक। ओके। अच्छा, एक और बात कि ये जो फर्रुख शियार है, इसको मारता है सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स इसको मारता है। अब सैयद ब्रदर कौन है वो समझते हैं। देखो, यहां है फर्रुख शियार, कुछ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। यहां है मोहम्मद शाह, ये दोनों राजा हैं अलग अलग टाइम में। तो फर्रुख जो सैयद ब्रदर्स है, वो फर्रुख सियार को मरवाता है और मोहम्मद शाह को राजा बनाता है। तो रैया जो मोहम्मद शाह किसका कठपुतली होगा, वो सैयद ब्रदर्स का कठपुतली होगा। जो ये कहेगा वही ये करेगा, रिमोट कंट्रोल्ड होगा ये। अब एक और प्लेयर आता है, असफ जहां वन। इसी को बाद में बोला गया निजामुल मुल्क।
और यही बनता है बाद में निज़ाम किसका? हैदराबाद का। इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इस नाम को। तो सैयद ब्रदर्स क्या करता है कि सैयद ब्रदर्स फर्रुखसियार को मरवाता है और मोहम्मद शाह को राजा बनाता है। असफ जहां क्या करता है, असफ जहां सैयद ब्रदर्स को मरवा देता है, कहता है जो रिमोट कंट्रोल का जो रिमोट है ना, रिमोट को पहले मार दो ताकि राजा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए, और ये खुद बन जाता है वजीर, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर। बाद में से ऐसा एहसास होता है कि यार ये कुछ भी कर लूं, जो शासन है वो खत्म होने ही वाला है, और तब ये इंडिपेंडेंट होकर के चला जाता है हैदराबाद और वहां के गवर्नर को हरा करके खुद गवर्नर बन जाता है, बाद में नवाब बन जाता है, और बाद में कहता है कि हम इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे, और यही बन जाता है निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये कहानी है असफ जहां की। इसी में अगर आगे बढ़े तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, जहां पे एक फॉरेन पावर ब्रिटिश अटैक करता है इनके स्टेट्स पर, बंगाल पर, और उसे जीत लेता है। क्योंकि अभी भी सेंट्रलाइज मुगल रूल था, तो अब कहा जाता है कि ठीक है अभी यहाँ पे सेंट्रलाइज मुगल रूल रहा नहीं, क्योंकि अब बंगाल को हरा दिया गया। बाद में 1764 में देखा गया कि बक्सर को भी जीत लिया गया और मुगल इंपेरर को भी हरा दिया गया, और वो सिर्फ एक पेंशनर बन जाते हैं। ये पूरी कहानी चल रही है बैकग्राउंड में। अब हम क्यों कहते हैं कि 1719 से 1748 तक एक स्टेबल गवर्नमेंट थी मोहम्मद शाह की, पर फिर भी ये डिक्लाइन इसमें छिपा नहीं है। क्यों नहीं छिपा है? क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने मराठा से डील किया है कि ठीक है यार, चौट और सदेशमुखी कलेक्ट कीजिए मेरे कुछ इलाकों से, और हम पर बार बार अटैक मत कीजिए। ये डील कर रहा है, डरा हुआ है, ये डरा हुआ दिखाता है ना कि वीक सक्सेसर है। दूसरा क्या है कि रिपीटेड इन्वेजन्स हो रहे हैं, रिपीटेड अटैक हो रहा है। कौन कर रहा है अटैक? अफगान्स। अफगान से रिपीटेड अटैक हो रहा है। वो दिल्ली तक अटैक कर करके जो पीकॉक थ्रोन था हमारा कोहिनूर, जिसमें लगा हुआ जरी का मोती था, वो दोनों को लेकर चला जाता है। फाइनली वो ब्रिटिश के पास चला जाता है, बाद में समझेंगे उसे। तीसरा क्या? क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मतलब जो एम्परर बैठा हुआ है दिल्ली में, वो बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बंगाल एक अलग ऑटोनॉमस इंडस्ट्री, ऑटोनॉमस किंगडम बन जाता है। अवध भी अलग बन जाता है, हैदराबाद भी अलग बन जाता है। ये सब अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी बात एक नॉमिनल रखते हैं कि ठीक है आप हमसे एक नॉमिनल अफिलिएशन रखेंगे, जैसे आपके कॉइन्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ ऑर्डर इशू करेंगे आपके नाम पर करेंगे, लेकिन अपने मन से राज चलाएंगे। अब आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं। कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे अब। तो ये साफ दिख रहा है कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद जो भी सक्सेसर्स आए थे, दे वर वेरी वीक, और इसलिए उन्होंने डिक्लाइन को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम कॉजेज को एक साथ समझने की कोशिश करें कि क्यों डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर, तो पहला जो कॉज था कि औरंगजेब का जो पॉलिसी था ना, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, वो काफी कॉस्टली था या रिसोर्स ड्रिवन था। तो कह सकते हैं कि जो मिलिट्री एम्स थे, कैंपेन्स थे डेक्कन में, उसने एक सेटबैक दिया। सेटबैक ये दिया कि बहुत सारे तरह सेटबैक दिया। पहला सेटबैक दिया कि जो फाइनेंस चाहिए थे, फाइनेंशियल लॉस हुआ इनको। दूसरा, यहाँ पे जागीरदारी क्राइसिस हुआ। तीसरा, टैक्स कलेक्शन उतना मिला नहीं। ये सारा रीजन है एक तरह से। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जो रिलीजियस पॉलिसीज थे इसके, जैसे जजिया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उससे एक डाइवर्सिफिकेशन आया। एक सोसाइटी में इनके तरफ कह सकते हैं कि औरंगजेब का जो राज था, उससे नाखुश हो गए लोग कि यार सिर्फ हमारे ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो, लगाना है तो सबके ऊपर लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ। तो नहीं, हम सिर्फ नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे लगाएंगे, आपको जजिया देना पड़ेगा, आप फोर्सेज में नहीं काम करेंगे तो जजिया देंगे। ये सब जो चीजें हैं, तो एक डिसाइसिव पॉलिसी था जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। फिर तीसरा कह सकते हैं जागीरदारी क्राइसिस खुद। चौथा कह सकते हैं कि जो मिलिट्री था वो वीक हो गया, मिलिट्री वीक नहीं कह सकते हैं। उसको पांचवा कह सकते हैं हम कि पीजेंट रिवोल्ट्स भी एक मेजर प्लेयर है। पीजेंट रिवोल्ट्स, बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट्स होते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि जो नोबल्स थे, अर्सवाइल नोबल्स, जो नोबिलिटी के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाएंगे। ये भी एक रीजन है। उसके बाद कह सकते हैं कि
कोई भी फ्रेश टेक्नोलॉजिकल इनपुट नहीं था, नो फ्रेश टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स। ये दोनों में नहीं था, एग्रीकल्चर में भी नहीं था और आर्मी में भी नहीं था। ये सारा रीजन है इनके डिक्लाइन का। उसमें एक और ऐड कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं चाहे तो कि क्लियर रूल ऑफ सक्सेसर, ऐसा डिफाइंड नहीं था। ये सारे रीजंस हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के।